Welcome back to my channel Inspiring Minds by तनिष्का माधवानी. Hi guys, I hope आप सब बहुत ही अच्छे होंगे. एंड आज का सेशन चालू करने से पहले मैं आप सबसे ये चीज पूछना चाहती हूँ कि आपकी 10th क्लास कैसी चल रही है. आई नो कि अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी मस्ती इन सब चीजों में अभी भी 10th क्लास को सीरियस नहीं लिया है उन्होंने. बट गाइज नाउ इट्स टाइम टू कम ऑन योर ट्रैक बिकॉज हाफ एलीज बहुत नजदीक है. एंड अगर आप हाफ एलीज में अच्छा सिक्योर कर लोगे तो प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स में ऑटोमेटिकली मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे. ओके तो वापस अपने ट्रैक पे आ जाओ और अब बोर्ड्स को सीरियस लेना स्टार्ट करो. ओके नाउ लेट अस बिगिन विद द चैप्टर. आज का सेशन अपन का है फॉर द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी विच इज द सेकेंड चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स. ये सेकेंड चैप्टर है इकोनॉमिक्स का. और आज का क्लास को चालू करने से पहले मैं भगवत गीता का श्लोक बोलूंगी एंड उसका अर्थ बताऊंगी जैसा कि अपन हर सेशन में करते हैं. विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति विनयम, ट्रू नॉलेज गिव्स राइज टू ह्यूमिलिटी. विद्या इज समथिंग कि आपको सिर्फ नॉलेज एजुकेशन उसके बाद आपको रिस्पेक्ट एंड ग्रैटिट्यूड भी देती है. सो स्टडीज कुछ ऐसी चीज नहीं है सिर्फ आपको पढ़ाई नॉलेज या ये सब चीजें दी, नहीं, आपको उसके बाद रिस्पेक्ट और ग्रैटिट्यूड करना भी सिखाती है. ओके सो एजुकेशन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट in your life. Okay, now let us begin with the chapter which is the chapter 2 of sectors of Indian economy. Okay, अब सबसे पहले मैं इस चैप्टर को चालू करने से पूछना चाहूंगी, आपको पता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, डिफरेंट टाइप्स के लोग डिफरेंट सेक्टर्स या फिर मैं कहूँ डिफरेंट चीजें कर रहे हैं सो दैट दे कैन अर्न देयर लाइवलीहुड. आपने देखा होगा कि कैसे कुछ लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, कुछ इंडस्ट्रीज में हैं एंड कुछ टीचर है, डॉक्टर है. तो ये क्या डिफरेंट लोग डिफरेंट चीजें कर रहे हैं सो दैट वो पैसा कमा सके, उनकी लाइवलीहुड को अर्न कर पाए. ओके नाउ लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट सेक्टर्स. अपन के इस चैप्टर में 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, जो मैं आपको समझाने वाली हूँ. सबसे पहले अपन प्राइमरी सेक्टर देखेंगे. अब प्राइमरी से ही आपको वर्ड से ही रिकॉल हो रहा होगा कि दिस इज द फर्स्ट सेक्टर. क्या है फर्स्ट सेक्टर? एंड फर्स्ट सेक्टर इज द बेस फॉर ऑल अदर सेक्टर्स. प्राइमरी सेक्टर बेस है और अदर सेक्टर्स की. जो 2 सेक्टर्स है सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर उसके लिए बेस है. जैसे कि आप स्कूल में जाते हो तो स्कूल में जैसे आप प्राइमरी क्लासेस में जाते हो तो वो आपका बेस बनाते हैं, आपको ABCD लिखना सिखाते हैं सो दैट ये बेस आपको आगे क्लासेस में काम आए. ओके वैसे ही प्राइमरी सेक्टर बेस बनाता है. अब ये ऐसा सेक्टर है जो ये चीजें प्रोड्यूस करता है, रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस करता है सो दैट वो इंडस्ट्रीज में जाके डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो सके. अब प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहा जाता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर. अब मैं सेकेंडरी सेक्टर की बात करूं तो जितना भी इंडस्ट्रियल वर्क है, मशीन्स और इन सब चीजों का जो काम होता है वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है. किसमें आता है? सेकेंडरी सेक्टर. दैट इज नोन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर. ओके फॉर एग्जाम्पल कॉटन प्लांट, आपने कॉटन लिया, अब आपको उसका क्लोथ बनाना है. फॉर मेकिंग क्लोथ यू नीड टू वीव दैट. तो ये सब चीजें इंडस्ट्रियल सेक्टर में आती है, सेकेंडरी सेक्टर में. अब जब मैं बात कर रही हूँ थर्ड सेक्टर की, दैट इज टर्शरी सेक्टर. अभी तक आपने क्या देखा कि अपन ने रॉ मटेरियल्स लिया, उसको इंडस्ट्री में डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया. नाउ अब वो गुड जो फाइनल गुड है, अब उसको ट्रांसपोर्ट होना है एक जगह से दूसरी जगह तक. ठीक है, तो वो कौन करता है? सर्विस सेक्टर, दैट इज द टर्शरी सेक्टर. जितना भी ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है दैट कम्स अंडर द टर्शरी सेक्टर. और ये थर्ड स्टेप होता है किसके बाद? सेकेंडरी के बाद. ओके सो टर्शरी सेक्टर इज नोन एज सर्विस सेक्टर. अब डॉक्टर्स, टीचर्स जो अपन को सर्विस देते हैं, दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड इन दिस सेक्टर, दैट इज टर्शरी, द सर्विस सेक्टर. ओके अब अगर मैं बात करूं कि अपन इन सेक्टरों कैसे कंपैरिजन कैसे करते हैं, कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स. ओके सो GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, GDP द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, फाइनल गुड का मतलब सम ऑफ द फाइनल गुड प्रोड्यूस्ड इन दैट स्पेसिफिक ईयर इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन. तो अपन कंपेयर कैसे करते हैं GDP से. एंड किस सेक्टर में ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है
उससे भी अपन सेक्टर्स को कंपेयर करते हैं। ओके, अब अपन ने क्या देखा कि सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या होता है, उसके बाद अपन ने देखा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, एंड देन अपन ने देखा कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ती हूँ, दैट इज द हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स। अब हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स का क्या है, क्या मीनिंग है? जैसा कि आपको पता है, जैसे जैसे आपकी इयर्स पास्ट होते हैं तो आपका जो माइंडसेट है वो भी डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपका जो माइंडसेट है, कुछ साल बाद आपका माइंडसेट डिफरेंट होगा। ओके, तो ये क्या है, आपने दूसरे, जैसे आप टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे माइंडसेट भी आपका बदल रहा है, आप चेंज हो रहे हो, वैसे ही देयर इज एन हिस्टोरिकल चेंज इन द सेक्टर्स। ठीक है, पहले लोग खेती बाड़ी में इन्वॉल्व होते थे। आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने, दादा दादी ने बताया होगा कि हमारे पास पहले गांव में खेती बाड़ी थी एंड हम खेती बाड़ी से पैसा कमाते थे। आपको बताया होगा क्योंकि पहले के लोग प्राइमरी सेक्टर पे ही पूरे डिपेंडेंट थे, खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर, इन सब चीजों पे डिपेंडेंट थे। बट जैसे धीरे धीरे करके अपन के पास इंडस्ट्रीज डेवलप्ड होना स्टार्ट हो गई इंडिया में, तो लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की तरफ भी आने लग गए, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में भी लोग पैसा कमाने लग गए। एंड जैसे जैसे टर्शरी सेक्टर मतलब सर्विस सेक्टर, टीचर्स, डॉक्टर्स, ये सब चीजें हुई तो लोग टर्शरी सेक्टर पे आए। एंड राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर, आजकल की लाइफ में इंपॉर्टेंस टर्शरी सेक्टर की और बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? बिकॉज टर्शरी सेक्टर्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, टीचर्स, डॉक्टर्स, ये सब किसमें आते हैं, टर्शरी सेक्टर्स, और वो सर्विसेज अपन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, अगर आप अर्न कर रहे हो तो आप ट्रांसपोर्टेशन भी लोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको दूसरी वर्ल्ड में जाना है तो आपने प्लेन लिया, तो दैट इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेशन, तो आप ट्रांसपोर्टेशन भी लोगे, आप मॉल भी जाओगे, आपको सर्विसेज भी चाहिए रहेंगी। ओके, सो टर्शरी सेक्टर की जो इंपॉर्टेंस है अभी लाइवलीहुड में अपन की बढ़ रही है। ओके, तो राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर। अब एम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब अपन बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एक अनएम्प्लॉयमेंट होता है और एक अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है। अभी अपन बात कर रहे हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट की। अब मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, एक फील्ड है, एग्रीकल्चर फील्ड। ठीक है, उसके अंदर 5 जने काम कर रहे हैं। कितने? 5 पीपल आर वर्किंग देयर, बट रिक्वायरमेंट कितने की है? 3 की रिक्वायरमेंट है। एक एग्रीकल्चर फील्ड है, उसमें 5 जने काम कर रहे हैं, बट रिक्वायरमेंट कितने की है? 3 की है। तो जो 2 अलग से काम कर रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट स्टिल दे आर वर्किंग ऑन दैट फील्ड। क्यों? क्योंकि उनको अर्न करना है, पैसा कमाना है। सो दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट। जब उनकी कैपेबिलिटी ज्यादा होती है एंड उनका जो काम है वो कैपेबिलिटी से कम होता है, उनको उतना नहीं कर पा, मतलब इतना काम नहीं है जितनी उनकी कैपेसिटी है, तो उसको कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और अंडर एम्प्लॉयमेंट क्यों आता है? क्योंकि आजकल इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, लोगों को इजीली जॉब्स नहीं मिलती है। सो दैट इज व्हाई वो लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट में भी हो जाता है। ठीक है, अब हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। अब इस चीज को कैसे सुधारा जाए, एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट करी जाए? So there's a government scheme that is known as MG Narega, and also इसके बाद गवर्नमेंट कैन इंडस्ट्रीज भी ला सकती है गवर्नमेंट, और जॉब्स अपॉर्चुनिटीज दे सकती है। दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट एन एम्प्लॉयमेंट इन टूडेज वर्ल्ड। अब मैं बात करती हूँ नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब मैं इसका आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगी फॉर दैट ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर समझाने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, देर आर 2 स्टूडेंट्स। कितने? 2 स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट नंबर ए एंड स्टूडेंट बी। ठीक है, 2 स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट ए जो है वो बैक बेंचर है। स्टूडेंट ए क्या है? बैक बेंचर स्टूडेंट है। एंड स्टूडेंट बी एट द सेम टाइम उसी क्लास में टॉपर है। तो स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट ए इज बैक बेंचर एंड स्टूडेंट बी इज टॉपर। ठीक है, अब उन स्टूडेंट ए की मम्मा ने बोला दैट यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर टेबल, आपको अपनी स्टडी टेबल को ऑर्गेनाइज करके रखना है। बट स्टूडेंट ए बैक बेंचर था, वो पढ़ाई को लेके सिंसियर नहीं था, तो उसने क्या किया? उसने नहीं अरेंज किया अपनी टेबल को, ऑर्गेनाइज नहीं किया। बट एट द सेम टाइम जब स्टूडेंट बी जो कि टॉपर था, उसकी मम्मा ने जब बोला कि यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर स्टडी टेबल, तो वो अपनी पढ़ाई को लेके बहुत सिंसियर था क्योंकि वो टॉपर था,
तो उसने क्या किया, उसने अपनी टेबल को ऑर्गेनाइज कर दिया। अब कैसे ऑर्गेनाइज किया, बुक्स को एक साइड रख दिया, कॉपीज को एक साइड रख दिया, नोटबुक्स वगैरह सब एक साइड हो गए, एंड जो भी स्टेशनरी है, क्रेयॉन्स को एक साइड, पेन पेंसिल को एक साइड, इरेजर्स को एक साइड, एंड उसने अपनी स्टडी टेबल ऑर्गेनाइज कर ली। उस पर टाइम टेबल लगा लिया कि मुझे इतने बजे पढ़ना है, मुझे इतना पढ़ना है, उसने सब कुछ ऑर्गेनाइज कर लिया कि मुझे ऐसे पढ़ना है। बट एट द सेम टाइम जो कि बैक बेंचर था, स्टूडेंट ए, उसने कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं किया। अब जब वो पढ़ने बैठेगा तो स्टूडेंट बी अच्छे से पढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने हर चीज अपनी ऑर्गेनाइज कर ली कि मुझे ऐसे पढ़ना है, मुझे इतना पढ़ना है, मेरी कॉपीज यहाँ पड़ी है, बुक्स यहाँ पड़ी है, तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी पढ़ने में। बट एट द सेम टाइम जो स्टूडेंट बी है, वो जब पढ़ने बैठेगा तो उसको प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि एक तो उसकी स्टडी टेबल ऑर्गेनाइज नहीं है, उसने ये चीज ऑर्गेनाइज नहीं करी कि मुझे इतने बजे पढ़ना है, मुझे ये करना है, वो करना है। सो दिस इज व्हाट ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड की डिफरेंस ये होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स वो होते हैं, मैं बस एक एग्जांपल से समझा रही हूँ कि ऑर्गेनाइज सेक्टर्स वो होते हैं जिनके वर्किंग आवर्स, क्या, जिनके वर्किंग आवर्स फिक्स्ड होते हैं, एंड उनकी जो वेजेस, उनको कितना पैसा मिलेगा वो भी फिक्स्ड होते हैं, दैट इज ऑर्गेनाइज सेक्टर। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स वो होते हैं जिनके नंबर ऑफ आवर्स फिक्स्ड नहीं होते एंड उनको कितना पैसा मिलेगा वो भी फिक्स्ड नहीं होता। सो दैट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। अब हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब बात ये आ रही है कि वर्कर्स को कैसे प्रोटेक्ट करना है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब वापस मैं स्टूडेंट ए स्टूडेंट बी पे आऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट ए ने स्टूडेंट बी के पास गया तो स्टूडेंट बी ने ये चीज बोली कि तुम भी अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दो, अगर तुम भी ऑर्गेनाइज कर पाओगे तो तुम अच्छे से पढ़ पाओगे। तो ऐसे ही गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो क्या कर सकती है, नंबर ऑफ आवर्स फिक्स्ड कर सकती है एंड वेजेस फिक्स कर सकती है कि इसको इतना पैसा देना है, इस एम्प्लॉय को इतना पैसा मिलना ही चाहिए। दिस इज हाउ यू कैन ऑर्गेनाइज योर सेक्टर। ठीक है, अब आता है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। अभी दो सेक्टर्स होते हैं। पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर होते हैं, वो कंपनी या फिर मैं कहूँ वो चीजें होती हैं जो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं। पब्लिक स्कूल भी हो सकता है, हॉस्पिटल भी हो सकता है। तो वो सेक्टर जो पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक के लिए काम करते हैं, उनका एम होता है पब्लिक वेलफेयर। और प्राइवेट सेक्टर वो होते हैं जो एक इंडिविजुअल ओन करता है, और उस इंडिविजुअल, वो से एक इंसान का क्या होता है कि उसको उस कंपनी से या फिर उसको उस स्कूल से, हॉस्पिटल से प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में ये डिफरेंस होता है। पब्लिक सेक्टर इज एन गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर इज जब एक इंडिविजुअल खुद की कंपनी रन कर रहा है। दैट इज हाउ इज अ एग्जाम्पल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। So this was the whole chapter. I hope आपको समझ में आया हो, एंड अगर आपको डाउट हो तो आप स्टिल मुझे कमेंट कर सकते हैं एंड मैं आपका हर डाउट सॉल्व करूंगी। सो थैंक यू सो मच, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तब जाके आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे कि यस मेरी नई वीडियो आ चुकी है। ओके, सो गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।